नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर ओरिजिन में। दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो कि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और इसी चैप्टर का आपको 2 नंबर 5 नंबर के सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा और इसी वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वैद्युत रसायन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 फराडे कितने कूलम के बराबर होता है। तो फराडे एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने आवेश के बारे में कुछ वैल्यू को दिया था। उसी वैल्यू के बारे में ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1 फराडे कितने कूलम के बराबर होता है। तो 1 फराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। इसको याद रखना आप हमेशा। 1 फराडे कितने कूलम के बराबर? 96,500 कूलम के बराबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस प्रकार का सेल है। तो एक ऐसा सेल आता है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड शामिल होते हैं। तो वो ये क्वेश्चन है आपसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होगा किस प्रकार का सेल होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक प्रकार का ईंधन सेल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एज ईंधन के रूप में काम करेगा और ऑक्सीजन भी एज ईंधन के रूप में काम करेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल कैसा होगा? ये एक प्रकार का ईंधन सेल होगा। क्लियर है बातें? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कैसा सेल होता है? तो ईंधन सेल होता है। अगले क्वेश्चन में अगला सवाल है आपका, 1 मोल Al3 प्लस को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो अगर आपके पास 1 मोल Al3 प्लस है तो एल्युमिनियम को अगर ब्रेक करना चाहो तो एल्युमिनियम किस में टूट जाएगा? Al3Al प्लस, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम। तो 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फराडे। तो 3 फराडे बराबर 3 गुने 96,500 कूलम। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0 5 3 15 के 1 चौथी 18 19 के 9 1 9 27 1 28 289500। तो ये ऑप्शन मैच करवा लो। कहाँ पे है? 289500। तो यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है, इसको अगर पॉइंट में तोड़ोगे तो 10 पे पावर 5 के बराबर आएगा 2.895 गुने 10 पे पावर 5। ये वैल्यू इसके आ जाएंगे। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन क्लियर है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, अगला सवाल में आ जाइए। ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना 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 दे रखा। यानी ए का विभव ये है, ये बी का विभव और ये सी का विभव। ये है आपका ए का विभव, ये है बी का विभव। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ए का विभव है, ये बी का विभव है और ये सी का विभव है। तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? अपचयन का मतलब है अपकरण होना। अपकरण उसी का सबसे अधिक होता है जिसके विभव का मान सबसे कम होते हैं। ध्यान देना, अपकरण उसी का ज्यादा होगा जिसके विभव का मान सबसे कम होगा। अब इन तीनों में सबसे कम विभव किसके? 0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट, -0.50 वोल्ट। तो सबसे कम विभव का मान है बी नंबर का, तो बी नंबर का ज्यादा होगा। उसके बाद बी नंबर से कम किसका है? सी नंबर का। तब सबसे ज्यादा है ए नंबर का। तो सबसे कम जिसके विभव का मान होंगे उसके अपचयन शक्ति अधिक होंगे। तो सबसे कम बी, उसके बाद कम सी और सबसे ज्यादा ए। तो सबसे पहले बी सी ए, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। सबसे ज्यादा अपचयन शक्ति बी वाले का, फिर सी वाले का और फिर ए वाले का। क्लियर है बातें? अब आ जाए अगले सवाल में, निम्न में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ उसी का सबसे ज्यादा होता है जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ध्यान देना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ यानी प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ वही होगा जिसके विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। ऑक्सीकारक कहने का मतलब है कि खुद में अपकरण होगा और दूसरे को ऑक्सीकरण कराएगा। अगर वो दूसरे को ऑक्सीकरण कराएगा तो खुद में अपकरण होगा, और उसी को ऑक्सीकरण करा सकता है जो मेटल होंगे। तो ऑक्सीकारक पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकरण कराता है और खुद अपकरण होता। अब खुद अपकरण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का वो ग्रहण करेगा। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करेगी, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करेगी, वो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। तो आप ध्यान दो, इसमें सिंपल सी बात याद रखो, प्रबल ऑक्सीकारक में जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होगी वो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। तो ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन में, निम्न में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन चारों में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होंगे वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट इन चारों में कौन होंगे? फ्लोरीन होंगे ना, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्लियर है बात है? एकदम सस्ता सा सवाल है।
अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन में। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद यानी धनायन और ऋणायन प्राप्त प्रतिफल क्या होगा? जब सोडियम फ्लोराइड को यानी HF को यानी H2F2 को जब जल में घोलोगे तो ये किस में टूट जाएगा? H2 में प्लस में और F2 माइनस में टूट जाएगा। तो धनोद और ऋणोद कौन बनेगा? H2 और F2। तो राइट आंसर इज द ए नंबर, F2 और H2। F2Na कभी नहीं बनेगा, F2Na कभी नहीं बनेगा, O2Na भी कभी नहीं बनेगा, है ना, O2H2 भी कभी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर इज द फ्लोरीन और हाइड्रोजन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लिथियम, सोडियम और क्लोरीन इनके विलयन की अनंत तनुता पर समतुल्य सुचालकता का सही क्रम होगा। लिथियम, सोडियम और क्लोरीन, यहां पे देखो तुलना किससे करना है? तुलना करना है आपका लिथियम से, सोडियम से और पोटेशियम से। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इन सारे के साथ है क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। यहां से क्या पता चल रहा है कि क्लोरीन क्लोरीन तीनों में सेम है, तो क्लोरीन का साइज इक्वल होगा। अब ये साइज डिपेंड कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन तीनों के साइज की अगर बात कर लो तो लिथियम सबसे छोटे आकार के हैं, पोटेशियम बड़े आकार के हैं। तो जो छोटे आकार के होगा वो अधिक आकर्षण बॉन्ड बनाएगा, जो बड़े आकार के होंगे तो इसके बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, आवंत की शक्ति होगी, वो कम होगी। सबसे अधिक आकर्षण बॉन्ड लिथियम क्लोराइड में और सबसे दुर्बल आकर्षण बॉन्ड पोटेशियम क्लोराइड में। तो जिसकी अनंत तनुता पर समतुल्य चालकता की अगर बात करो, जो छोटे आकार के होंगे उसकी समतुल्य चालकता ज्यादा होगी। तो समतुल्य चालकता लिथियम का, उसके बाद सोडियम का और सबसे कम पोटेशियम का। तो लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम। ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। सबसे छोटे आकार के लिथियम तो इसकी चालकता ज्यादा, फिर उससे बड़े आकार के सोडियम, फिर सबसे बड़े आकार के पोटेशियम। तो पोटेशियम क्लोराइड की समतुल्य चालकता सबसे कम होगी इन तीनों की अगर बात करो तो। अगला क्वेश्चन है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होगा? सिलिका को जब हाइड्रोजन फ्लोराइड से विक्रिया कराओगे, सिलिका मतलब होता है सिलिकॉन का ऑक्साइड, क्लियर है। जब इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड से विक्रिया कराओगे ना HF से, तो ये सीधे क्या बन जाएगा? ये सीधे बन जाएगा आपका SiF4 बनेगा, क्लियर है। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए आप समीकरण को बैलेंस कर सकते हो ना, 4 से हम मल्टीप्लाई कर दो, ये सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 होता है, तो ये 2 से हम मल्टीप्लाई कर दो, तो समीकरण हो जाएगा आपका बैलेंस, क्लियर है। तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनाता है, लेकिन ये फाइनल प्रतिक्रिया नहीं है, ध्यान देना। SiF4 ये फाइनल प्रतिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार देखो, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होंगे? तो ऑप्शन के अनुसार 2 होंगे। एक सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड भी हो सकता है, दूसरा H2SiF6 भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा उलझन वाली बात है। तो ये सिंपल, अगर फाइनल प्रतिक्रिया की बात करेगा तो H2SiF6, अगर सिंपल प्रतिक्रिया की बात करेगा तो SiF4। लेकिन आपको राइट आंसर बोर्ड का क्वेश्चन से, तो राइट आंसर आपको क्या लगाना है? P नंबर ही लगाना है, H2SiF6 फाइनल प्रतिक्रिया यानी फाइनल उत्पाद H2SiF6, ये आपको टिक करना होगा, क्लियर है। अगले सवाल में आ जाओ। जब 1 फराडे विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर क्या प्राप्त होगा? 1 फराडे विद्युत धारा जब प्रवाहित करवाओगे तो आपके विद्युत रासायनिक तुल्यांक प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक बनेंगे, क्लियर है। ये 10 नंबर सवाल है। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या मुक्त होगा? कितना ग्राम कॉपर मुक्त होगा? तो ध्यान देना, इसमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं। 96,500 कूलम CuSO4। तो देखो, कॉपर को जब ब्रेक करोगे तो कॉपर जब टूटेगा तो ये टूट जाएगा Cu2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बैलेंस होकर निकलेंगे, क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बैलेंस होकर निकलेंगे ना, तो इसको उल्टा रिएक्शन लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Cu2 प्लस को जब तोड़ोगे, Cu2 प्लस को जब ब्रेक करोगे ना, तो ये बन जाएगा Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे तो ये बन जाएगा प्योर कॉपर। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडे, और 1 फराडे बराबर 96,500, तो 2 फराडे बराबर 2 गुने 96,500, यानी 2 गुने 96,500 कूलम में इतना कॉपर बना है, 1 मोल कॉपर बना है। तो 1 मोल कॉपर मतलब होता है 63.5 ग्राम, क्लियर। कॉपर का द्रव्यमान 63.5 ग्राम। तो इतना फराडे आवेश में इतना ग्राम कॉपर बना, तो 1 फराडे में कितना बनेगा? 63.5 बटे 2 गुने 96,500। तो आपको निकालना कितना में है?
ये आपको बताना है कि 96,500 कूलम में कितना होगा। तो 96,500 कूलम में हो जाएगा 63.5 बटे 2 गुने 96,500 गुने 96,500। क्लियर है? ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 63.5 को काटोगे तो आ जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर का बनेगा। कितना बनेगा? 31.76 ग्राम कॉपर का बनेगा। फिर से देख लो, Cu2 प्लस CuSO4 को जब तोड़ोगे तो Cu2 प्लस और 2SO4 2 माइनस आयन में टूटेगा। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे तो इतना 1 मोल कॉपर देगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो 1 मोल कॉपर का देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 96,500, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, तो 96,500 कूलम, 1 फराडे इक्वल टू, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडे, 2 फराडे बराबर 2 गुने 96,500 इक्वल टू कॉपर कितना निकला? 63.5 ग्राम कॉपर आया। तो 2 गुने 96,500 फराडे में 63.5 ग्राम कॉपर, तो 1 फराडे में 63.5 बटे 2 गुने 96,500, तो 96,500 कूलम में कितना होगा? ये गुने ये 96,500, 96,500 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 31.76 ग्राम आपका कॉपर निकल जाएगा। क्लियर है बातें? अब देखो अगला सवाल है, Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, Fe से Fe2 प्लस बन रहा है। तो Zn की जो विद्युत वाहक बल है प्लस 0.7 वोल्ट और आयरन की विद्युत वाहक बल प्लस 0.41 वोल्ट। तो ये अभिक्रिया है, आपके सेल अभिक्रिया दे रखे हैं। देखो Fe2 प्लस प्लस Zn से क्या बन गया? Zn प्लस 2 प्लस Fe। तो आपको EMF निकालना है, तो EMF बराबर होता है, EMF इक्वल टू होता है E रेड माइनस E ऑक्स, यानी रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की अगर बात कर लो तो रिडक्शन मतलब अपकरण और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन। अब इस अभिक्रिया में आप देख के पहचानो किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये देखो Zn से बन रहा है Zn2 प्लस, देखो Zn से क्या हो रहा है? Zn2 प्लस, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। Zn से Zn2 प्लस यानी प्लस, Zn का चार्ज क्या होगा? 0, यहाँ पे प्लस 2, तो चार्ज 0 से बढ़ के प्लस 2, तो चार्ज में वृद्धि तो ऑक्सीडेशन। अगर आयरन की बात करो तो ये जो आयरन है, आयरन यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस 2, ये प्लस 2 से हो रहा है 0, तो इस आयरन का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। Fe2 प्लस से Fe0 रिडक्शन, और Zn 0 से Zn चार्ज 0 से Zn प्लस 2 ऑक्सीडेशन। रेड माइनस ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन आयरन वाले का, तो आयरन के विभव का मान कितने? 0.41 वोल्ट माइनस, ठीक है 0.41 वोल्ट। जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिंक वाले का वैल्यू कितना? प्लस 0.76 वोल्ट। क्लियर? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस कर दो। जब इसको दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.35 वोल्ट। राइट आंसर इज द ए नंबर। क्लियर? अब अगला सवाल है, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? देखो द्वितीयक सेल कौन कौन होते हैं? द्वितीयक सेल होता है सीसा संचायक सेल, दूसरा होता है निकेल कैडमियम सेल। सीसा संचायक सेल की अगर बात करो तो लेड स्टोरेज बैटरी, लेड मतलब सीसा, स्टोरेज मतलब संचायक, बैटरी मतलब सेल, तो सीसा संचायक सेल कौन होगा? द्वितीयक सेल, ए नंबर। क्लियर? डेनियल सेल प्राथमिक सेल है, साधारण सेल भी प्राथमिक सेल का टाइप है। अब क्वेश्चन नंबर 14 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो गैल्वेनिक सेल का, इसके पिछले वाली वीडियो में आपको गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं। तो गैल्वेनिक सेल में जब गैल्वेनिक सेल बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक जिंक का एक कॉपर का। जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होती है प्रक्रिया, और ऑक्सीकरण वाले प्रक्रिया पे जो इलेक्ट्रोड उत्पन्न होगा उस इलेक्ट्रोड का नाम होगा एनोड, और एनोड का चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एनोड होगा। क्लियर? गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन होगा? एनोड। अगले सवाल पे आ जाओ। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर की ओर? जब गैल्वेनिक सेल का फिगर बनाओगे तो एक होगा जिंक का इलेक्ट्रोड एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है कॉपर से, तो जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जिंक के इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो जिंक वाले छड़ पर जो इलेक्ट्रोड होगा उसको एनोड बोलोगे, और कॉपर वाले छड़ पे जो इलेक्ट्रोड होगा उसको कैथोड बोलोगे। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की ओर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से किधर? कैथोड की ओर। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से
कैथोड की ओर, विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर। क्लियर है? गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर। अगला सवाल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है एबीसी, सेम क्वेश्चन से इसके जैसा। एबीसी तत्वों के विभव का मान क्रमशः, ये है ए के विभव, ये देखो है बी के विभव, और ये है सी के विभव। ठीक है, तो ए और बी सी के विभव का मान क्रमशः इतना दे रखा है। तो अपचयन शक्ति का क्रम आपको बताना है। अपचयन का उपचयन शक्ति। क्लियर? उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण, उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण। उपचयन शक्ति उसी विभव का मान ज्यादा होगा, उसी का ज्यादा होगा जिसके विभव का मान ज्यादा है। क्लियर है? पहली बात ध्यान से सुनो, उपचयन विभव उसी एलिमेंट का ज्यादा होगा, उसी तत्व का ज्यादा होगा जिसके विभव का मान मैक्सिमम है। जिसका विभव का मान सबसे ज्यादा, उसका उपचयन विभव ज्यादा। अब ए बी सी, इन तीनों में किसके विभव का मान ज्यादा है? प्लस 2.5 माइनस 0.9 माइनस 0.5। तो इसमें प्लस 2.5 जो विभव है, इसके विभव का मान सबसे ज्यादा है, और ये बी का विभव है, तो इसी का उपचयन विभव ज्यादा होगा, बी वाले का। उसके बाद 0.9 माइनस में, 0.5 प्लस माइनस में, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा विभव कौन? ए वाले का। सबसे पहले बी वाले का, फिर ए वाले का, और फिर लास्ट में सी वाले का। तो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ये आपके ए नंबर ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से नोट्स करो, और डिस्कशन के साथ हम करवा ही दिए हैं। ठीक है, तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।